अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी का हिसार कर लें। कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लीजिए। हैंड फ्री लगा लें क्योंकि नाना जी की कहानी बहुत डरावनी है। सुल्फकार बताते हैं, जैसे मैंने बताया कि सर्दियों में नाना जी रहने के लिए आए हुए थे, तो हम लोगों ने रूटीन से नाना जी से खौफनाक कहानियां सुननी होती थी। आज भी हम लोग सब नाना जी के कमरे में उनके पास बैठे थे और नाना जी से खौफनाक कहानियां सुनने लगे थे। हम लोगों ने नाना जी से कहा कि हमें कोई बहुत डरावनी कहानी बताएं, तो नाना जी ने बताया कि उनके यहाँ पर आने से पहले शाह साहब के पास एक पुराना गांव था, कबीर वाला। उस गांव से एक बूढ़ा आदमी आया, इसके साथ उसका नौजवान बेटा भी था। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, बहुत परेशान था और शाह साहब से मिलना चाहता था। शाह साहब के पास वो बैठा हुआ था और उस वक्त भी बहुत खौफजदा लग रहा था। शाह साहब ने उसके खौफ की वजह पूछी। उसका ये कहना था कि मैं कबीर वाला गांव का रहने वाला हूं। हम लोगों का गांव खासा बड़ा और कदीम गांव है। हम लोगों का जो गांव है वहां पर हम लोगों का तकरीबन गांव का आखिरी हिस्सा है जहां पर हमारा पहला घर होता था। वो घर जो था वो बड़ा पुराना हो गया। मेरा और मेरे भाई का ही वो घर हिस्सा था। मेरे भाई ने मुझे कहा कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, इसलिए या तो घर आधा आधा कर लो या घर बेचकर मुझे पैसे दो। मैंने इस गांव से बाहर जाना है। वो किसी दूसरे गांव में जाना चाहता था। वहां पर उसकी परचून की दुकान थी। मुझे मजबूरन गांव वाला घर बेचना पड़ा। आधा हिस्सा मैंने उसे दे दिया और मेरे पास कुछ पैसे थे जिसकी मैंने गांव के बिल्कुल आखिर में थोड़ी सी सस्ती जमीन थी वो खरीद ली और कुछ पैसों का उसी जमीन के ऊपर अपने लिए एक घर बना लिया। 2 कमरों का एक छोटा सा घर और मिट्टी की ही 4 दीवारी। जिस घर में मैं रहता था, जिनके आगे मैंने वो घर बेचा था, उनसे मैंने 3-4 महीने का टाइम दे लिया था कि मुझे मेरा घर बनाने तक इस घर में रुकने दो। भले लोग थे, उन्होंने मेरी बात मान ली। अब मैं गांव की आबादी से बहुत दूर हो चुका था। गांव की आबादी उस जमीन से खासी दूर थी, लेकिन दूर गांव के मकान नजर आते थे। जब हम लोग अपने नए मकान में चले गए, वहां पर शिफ्ट हुए, तो धुंध ज्यादा होती थी। सर्दी का मौसम था, बिल्कुल वीराना होता था। शाम होते ही वो जगह और भी वीरान हो जाती थी। गांव के मकान मुझे खासे दूर लगते। धुंध की वजह से तो कभी कभी वो बिल्कुल ही छुप जाते थे। खुली जगह पर हमारा वो घर था तो धुंध दिन के वक्त भी धुंध छाई रहती थी, कभी कभार बड़ी तेज धूप निकलती थी। शाम होते ही धुंध छा जाती थी। अभी बाहर के कच्चे सहन की दीवारों के साथ मैंने दरवाजा नहीं लगाया था, इसलिए लालटेन लगा दी थी। अक्सर मैं बाहर बैठकर हुक्का भी पिया करता था। कभी कभी गांव के आते जाते लोग खड़े होकर मुझसे बातचीत भी करते थे। तारुफ तो मेरा था, जानते तो वो मुझे थे, लेकिन अब उन्हें पता था कि मैंने इस तरफ घर बना लिया है। जो ही सर्दियों की गहरी रात होती थी, उस वीराने में गीदड़ भी बोलते थे। गीदड़ों के बोलने की आवाज भी आती थी। वो जंगल से मेरे घर तक गीदड़ भी आया करते थे। उनकी आवाजें बहुत भयानक होती थी और वो रोते भी थे। मुझे यही लगता था कि बहुत आगे वीराने में घर है, इससे फिर ये मखलूकात तो आएंगी, ये जानवर तो आएंगे, गांव के हैं। जानवर तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब मामला कुछ और ही संगीन होने लगा। एक रात की बात है, हम लोग, मेरी बहू, बेटा, मैं, मेरी बीवी, हम लोग अपने कमरों में थे। सर्दी बहुत ज्यादा होती थी। कमरों के अंदर ही खाना पकाना, एक कमरे के अंदर ही एक कोने में मिट्टी का चूल्हा भी बना लिया था।
अभी इतने पैसे नहीं थे कि घर को बड़ा करता या अलग से एक किचन बनाता, तो वहीं बैठकर खा पी लिया करते थे। कमरे भी गर्म हो जाते थे, वहीं हम लोग साथ ही कमरों में सो भी जाया करते थे। वो रात बहुत सख्त सर्दी की रात थी। आज तो इतनी सर्दी थी कि मैं बाहर बैठकर हुक्का भी नहीं पी सका। मैं बाहर आया जरूर था, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा थी, तो मैं अंदर ही चला गया। दरवाजा भी बंद कर लिया। दूर दूर तक धुंध फैली हुई थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। तभी ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से हमारे लकड़ी के दरवाजे के ऊपर कोई दस्तक दे रहा है। आज तक ऐसा हुआ नहीं था कि रात के इस लम्हे, इस टाइम गांव की आबादी से कोई हमारे घर तक आता। और भला हमारे घर तक कोई क्यों आएगा? किसी को क्या काम होगा हमसे? मैंने पूछा कौन है बाहर? कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर पूछा कौन है बाहर? फिर कोई जवाब नहीं आया। फिर किसी ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। मैंने दरवाजा खोला, बाहर देखा कोई भी नहीं था। दूर दूर तक बिल्कुल सन्नाटा, खामोशी और धुंध थी और ठंडी हवाओं का राज था। मैंने दरवाजा बंद किया और फिर से जाके बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी ही देर गुजरी, बाहर से फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैंने खिड़की खोली तो क्या देखता हूं, एक औरत सर पर घड़ा उठाए हमारे घर से बाहर निकल रही है और वीराने की तरफ जा रही है। मैं अपनी आंखों से उसे देख रहा हूं। वो चलती चलती मेरे सामने गायब हो गई। मैं बहुत डर गया। मैंने खिड़की बंद की और अपने बीवी बच्चों को बताया कि बाहर कोई औरत थी, बहुत काले रंग की। काला काला इतना काला रंग था कि हाथ पांव भी दूर से काले नजर आ रहे थे। सफेद लिबास पहना हुआ था, सर पर घड़ा उठाया हुआ था, वीराने की तरफ जा रही थी और एकदम से आंखों से ओझल होकर गायब हो गई। पता नहीं क्या मखलूक थी। बस उसको देखने की देर थी। उसके बाद तो जैसे उसने हमारे घर की राह ही देख ली। जैसे ही रात का पिछला पहर होता, वो हमारे घर के सहन में आ जाती और आकर रोने लग जाती। बाहर हमारे दरख्त के पास अच्छा भला घना दरख्त था, बड़ी प्यारी उसकी छांव भी थी। बहुत बड़ा नीम का दरख्त था। जब से उसने हमारे सहन में आकर बैठकर रोना शुरू किया, सारा दरख्त देखते देखते बंजर हो गया। सारे पत्ते गिर गए, कोई पत्ता भी ना रहा दरख्त के ऊपर। और सुबह जब हम लोग जागते तो सहन में परिंदों के पर बिखरे होते। उसके साथ कभी किसी परिंदे की गर्दन भी मिलती। हम लोग तो बहुत डरने लगे। अब तो वो हर रात आती थी। एक रात की बात है, मैं जाग रहा था, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे बीवी बच्चे सो गए थे। मैं लकड़ियों की आग जलाकर बैठा कमरे में आग सेक रहा था। तभी ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे के दरवाजे को किसी ने धकेला है और फिर ऐसा लगने लगा जैसे बाहर दरख्त को कोई काट रहा है। वाज़े तौर पर जैसे दरख्त के ऊपर कोई कुल्हाड़ी चला रहा है। मुझे पता था कि ये वही मखलूक है, तंग कर रही है। इसके साथ ही गीदड़ की भयानक आवाज गूंजने लगी और साथ ही उसने रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज इतनी हैबतनाक है कि अगर वो कानों में पड़े तो बंदा डर जाता है। वो रात मैंने बड़ी मुश्किल से काटी। आयतल कुर्सी पढ़ता रहा, घर पर हिसार करता रहा कि कहीं वो आफत हमें जाने नुकसान ना दे दे। रात के किस पहर मेरी आंख लगी मुझे भी नहीं पता। सुबह जाके दरवाजा खोला तो दरख्त पूरा छीला पड़ा था और ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसको बड़ी तेज चीज के साथ, किसी यारी के साथ दरख्त की पूरी जो छाल होती है उसको ही उतार दिया है। वहां पर कुछ लंबे बाल भी पड़े थे, जैसे किसी औरत ने बाल नोचे हों। ये सब बहुत भयानक था। हमने झाड़ू से वो सब बाहर निकालकर बाहर सहन के पास कर दिया। मेरी बीवी ने कहा कि जितनी जल्दी होता है सहन को दरवाजा लगाओ, ऐसा ना हो कि कोई हमारे कमरों के अंदर ही आ जाए दरवाजे तोड़कर। यहाँ पर अगर दरवाजा लग जाएगा तो हम हिसार तो बांध ही सकते हैं। उसी दिन मैं वहां पर गांव का जो कुम्हार था उसके पास गया और एक लकड़ी का दरवाजा बनाया और बुलाकर बाहर वो दरवाजा भी लगवा दिया। अब कुछ सुकून था। शाम होते ही हम दरवाजा बंद करके उस पर हिसार कर देते थे आयतल कुर्सी का।
आज रात की बात है, जब आयतल कुर्सी का हिसार किया तो ऐसा लगने लगा कि सहन में तो कोई नहीं है, लेकिन घर के चारों तरफ कोई भाग रहा है। उसके कदम इतने खौफनाक हैं जैसे कोई घोड़ा भागता है, बिल्कुल घोड़े के टापों की आवाज। उसने इतना शोर मचाया, वो चीखें मार रही थी, शोर मचा रही थी। वो हमारे घर के उस सहन में आने की कोशिश कर रही थी। हल्की सी खिड़की जब मैंने खोलकर बाहर देखना चाहा कि बाहर घोड़े कहां से भाग रहे हैं, तो उस काले स्याह वजूद को मैंने सहन के पार छोटी दीवारों के पास खड़े देखा। वो बहुत ज्यादा कोयले की तरह काली थी और सफेद लिबास में रहती थी। मैंने डर के खिड़की बंद कर दी और बताया कि बाहर तो वही चुड़ैल आफत खड़ी है, घर के पास आने लग गई है। ये तो रास्ता उसने जैसे देख ही लिया है। अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? हमारा तो कोई और घर भी नहीं है कि हम लोग वहां पर जाकर रह सकें। हमारे लिए ये मसला बहुत गंभीर हो गया। अगले दिन सुबह का ही टाइम था, बादल बने हुए थे, धुंध भी थी। गांव के कुछ आदमी वहां से गुजर रहे थे। वो रुके, उन्होंने मेरे साथ सलाम दुआ किया और कहने लगे, चचा इस तरफ रह लेते हो? तो मैंने पूछा, हाँ बेटा, मजबूरी है, क्या करें। चचा पता है यहाँ पर जो जंगल है कितना वीरान है, और जंगल में बहुत ज्यादा जंगली जानवर भी हैं। गीदड़ की आवाज तो पूरे गांव वाले रात को सुनते हैं। इसके अलावा चचा यहाँ पर और भी बहुत कुछ है। तो मैंने पूछा जैसे कि? तो वो लड़के कहने लगे कि हम लोग अक्सर शिकार के लिए इस जंगल में जाते हैं, लेकिन हम लोग सर्दियों के मौसम में अब शिकार पर नहीं जा सकते। एक तो मौसम खराब रहता है, धुंध छाई रहती है, और जंगल में दिन के वक्त भी अंधेरा महसूस होता है। चचा इस जंगल में बहुत सी चुड़ैलें, आफतें हैं, पिछल पैरिये हैं। मैंने उनसे पूछा, तुम लोग कैसे जानते हो कि यहाँ पर पिछल पैरिये या चुड़ैलें, आफतें हैं? तो लड़कों का ये कहना था, चचा हम लोग पिछले साल शिकार करने इसी मौसम में जंगल में चले गए। हम लोगों को भला क्या पता था कि यहाँ पर हमारे साथ ये सब होगा। हम लोगों ने शिकार किया और वहीं पर आग जलाकर उसको भूनकर खाने लगे। जैसे ही हम लोगों ने जो शिकार किया था उस गोश्त को काटा, हमारे आसपास से बेहानक रोने की आवाजें गूंजने लगी। आवाजें ऐसी थी जैसे कोई औरतें हैं और वो रो रही हैं। हम लोगों ने वहां पर कुछ चमकती आंखें भी देखी। हम लोग तो बहुत ज्यादा डर गए कि शायद जंगली जानवर हम लोगों के ऊपर हमला कर देंगे। तभी जब एक लड़का आगे जाकर देखने लगा तो उसने दूर दो औरतों को खड़े देखा, इंसानी रूप में। वो इंसानी रूप में दो औरतें थी, लेकिन उनके जिस्मों के ऊपर बहुत ज्यादा बाल थे। उन औरतों ने वाज़ेह तौर पर उन लड़कों का नाम पुकारा और वो ये कह रही थी, तारिक और अमजद, यहाँ पर ये गोश्त रखकर चले जाओ, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहूंगी। ये हमारा इलाका है, यहाँ पर हम जिन्नात रहते हैं। यहाँ पर गोश्त कच्चा लाने की गलती दोबारा मत करना, वरना जान से जाओगे। ये लफ्ज उन औरतों ने मेरे उन दोनों दोस्तों को कहे। उन लोगों ने आकर हमें बताए। हमें लगा कि ये हमें डरा रहे हैं। तभी आजमाइश के तौर पर हम लोगों ने जो शिकार किया था उसको हवा में उसी तरफ उछाल दिया जिस तरफ वो चमकती आंखें थी। चचा यकीन करोगे, मैंने एक औरत को उस गोश्त को नोचते देखा। वो कितनी भयानक थी। उसके जिस्म पर कोई लिबास नहीं था, सिर्फ बाल ही बाल थे, और वो बहुत खौफनाक थी, खौफनाक चेहरे वाली। हूबहू उसी के चेहरे की एक दूर पीछे भी खड़ी थी। बस चचा उनको देखने की देर थी, फिर कैसा शिकार और कैसी कैसी चीजें। हम लोगों ने सब कुछ वहीं पर फेंका और हम लोग वहां से जान बचाकर भागे। बामुश्किल हम लोग अपनी चीजें समेट सके थे। हम लोगों ने उस शिकार में से कुछ भी नहीं खाया। उसके बाद कई दिन हम लोग बीमार रहे। एक लड़के को तो दौरे भी पड़ने लग गए थे। उसे वो मखलूक बहुत ज्यादा सताती थी, तंग करती थी। रात के वक्त उसके घर में वो मखलूक नजर आने लगी। जिस कमरे में वो सोता था उसके पलंग के जो पैरों वाली साइड थी वहां पर आकर बैठ जाती थी। उसे रात भर बुलाती थी, जगाती थी। वो बहुत बीमार रहने लग गया और बहुत ज्यादा कमजोर भी हो गया। माँ बाप भी बहुत परेशान हुए, तो उसको लेकर वो लोग एक जगह पर गए, किसी साहिब इल्म के पास। तो उनका ये बताना था इसके पीछे एक पिछल पैरी चुड़ैल लगी है।
जिस जगह पर ये गया था वो बिल्कुल इसके करीब खड़ी थी और उसने इसके जिस्म की खुशबू भी महसूस कर ली, इसलिए वो इसके पीछे लग गई। बस चाचा, उस दिन के बाद कभी भी हम लोग जंगल के उस हिस्से की तरफ नहीं गए। हाँ, कभी कभार यहाँ तक आना पड़ता है, कुछ लकड़ी की जरूरत होती है तो वो आकर हम लोग देख जाते हैं और फिर बाद में काट कर ले जाते हैं। चाचा, आपने तो इस वीराने में जहाँ पर उन चुड़ैलों आफतों के बसेरे हैं, उनके घर हैं, वो रहती हैं, वहां पर ही अपना घर बना लिया। क्या आपके साथ कुछ नहीं होता? बस उसके ये पूछने की देर थी तो मैंने उसे अपनी भी कहानी बताई कि हमारे घर हर रात वो मखलूक आती है औरत के रूप में। ये दरवाजा देख रहे हो, इसीलिए तो ये दरवाजा लगाया है, इसके ऊपर हम लोग हिसार कर देते हैं। तो वो घर के बाहर भागने लग गई है। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है और रात भर हमें बहुत ज्यादा सताती है, तंग करती है। और इस बात में भी कोई झूठ नहीं है कि हम लोगों के घर के बाहर रात को आके गीदड़ भी रोते हैं। उनकी आवाजें भी बहुत ज्यादा डरावनी होती हैं। पर बेटा, हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग मजबूर लोग हैं, हम लोगों के पास और जगह नहीं है। अब वो चुड़ैलें हमें मार दें तो मार दें, हम लोग कहीं और जा नहीं सकते। तो उनका ये कहना था कि चाचा फिर भी अपनी हिफाजत करो, शाम को अकेले बाहर मत बैठा करो। हमें उस साहिब ने बताया था कि अगर ये किसी के जिस्म की बू सूंघ लें तो उसके पीछे लग जाती है। अपने घर के अंदर ही रहा करो चाचा, कोशिश करो कि तुम्हें बिल्कुल गांव की आबादी के करीब ही कोई जगह मिल जाए और वहां पर घर बना लो, इस जगह को छोड़ दो। उसके बाद मैंने ये बातें अपने बीवी बच्चों को बताई। वो लोग भी बहुत परेशान हो गए। मेरी बीवी कहने लगी कि मुझे भी शहर में दरख्त के पास शाम के बाद वो खड़ी नजर आती है, वो एकदम जाहिर होती है और फिर गायब हो जाती है। इतना ही नहीं, वो गुलशन को भी आवाजें दे रही थी। मेरी बहू का नाम गुलशन है, वो उसको भी पुकार रही थी। हम लोग बहुत मजबूर हैं, हम लोगों के पास और कोई चारा नहीं, हम लोगों के पास और कोई जगह नहीं। वो गांव का आखिरी मकान ही हमारी कुल सल्तनत है, वो गांव का आखिरी मकान ही हमारी कुल जायदाद है। हमारी मदद करें, हमें कोई रास्ता दिखाएं, कोई ऐसी चीज दें कि वो मखलूक हमें तंग करना छोड़ दे और हमारे घर के अंदर ना आए। शाह साहब ने उनकी सारी बातें सुनी। शाह साहब ने कहा कि जिस जगह पर तुम लोगों ने घर बनाया है उस जगह पर उनकी गुजरगाह है, वो वहां से गुजरती हैं। जिस नीम के दरख्त को उन्होंने बंजर किया है उस दरख्त पर भी कभी कभार वो आकर बैठती थी। वो वहां से गुजरती हैं तो दरख्तों पर भी अपना बसेरा कर लेती हैं। जब से तुम लोग वहां पर आए वो वहां पर अपनी उस जगह को ढूंढने के लिए आती हैं क्योंकि वो उनकी गुजरगाह है। उनकी गुजरगाह के दरमियान तुम लोगों ने अपना घर बना लिया है, इसलिए वो बार बार आती हैं। हिसार बंदी इस हद तक तो ठीक है कि अपने कमरे में कर लो, दोबारा गलती से भी बाहर शहर में हिसार बंदी मत करना। अगर शहर में हिसार बंदी करोगे और उनका पूरा काफिला अगर वहां से गुजरा तो तुम्हारे पूरे घर को मलिया मेट कर जाएंगे। कभी भी जिन्नात की गुजरगाह के दरमियान ना तो बैठना चाहिए ना ही घर बनाना चाहिए। जैसे ही शाह साहब ने बैठने की बात की तो वो कहने लगा, ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। जिस वक्त हम लोग बाहर वाले छोटे सहन को दीवारों को दरवाजा लगा रहे थे, मैं था और मेरे साथ वो दरवाजा लगाने वाला मिस्त्री था। वो दरवाजा लगा रहा था तो एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस जगह से किसी ने पीछे खींचा है। मैंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, बिल्कुल वीराना और सन्नाटा था। मैंने देखा तो मिस्त्री तो बैठा दरवाजा लगा रहा था, फिर मेरा हाथ किसने पकड़ा? मेरा बेटा, वो भी दिन के वक्त धूप में उसी जगह पर बैठा था। वो वहां पर एक कुर्सी लगाकर बैठा हुआ था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से उसकी कुर्सी को बहुत जोर से किसी ने धक्का दिया है, यहां तक कि वो कुर्सी पर बैठा था और कुर्सी टेढ़ी हो गई। वो डर गया और जब वो उठा तो किसी अनदेखे वजूद ने कुर्सी उठाकर दूर फेंक दी। तो बिल्कुल वही जगह थी जहां पर हमने वो दरवाजा लगाया है। शाह साहब ने कहा वो उनकी गुजरगाह है, उसके दरमियान में बैठना, चारपाई डालना छोड़ दो, वरना वो जाहिर हो जाएगी और तुम लोगों को बहुत ज्यादा तंग करेगी। जैसे अब तंग कर रही है वो इससे ज्यादा भी तंग कर सकती है।
मैं एक हिफाजत का तावीज तुम लोगों को दूंगा, अपने कमरे में लगा लो और एक एक हिफाजत का तावीज अपने गलों में पहन लो। गलती से भी दोबारा हिसार बंदी मत करना। पहले ये तावीज़ात लेकर जाओ, उस कमरे में तावीज लगाओ, उसके बाद मुझे आकर बताओ। मैं पढ़ाई करूंगा और फिर तुम्हें एक तावीज दूंगा जो तुमने अपने घर के उस बंजर दरख्त के ऊपर लगा देना है। उम्मीद है उस तावीज के बाद वो अपना रास्ता बदल लेंगी और तुम्हारे घर के अंदर नहीं आएंगी। शाह साहब ने उनको वो तावीज़ात दे दिए। वो हिफाजत के तावीज़ात लेकर चले गए। तकरीबन 3-4 दिन के बाद वो लोग वापस आए। एक तो सर्दी इतनी होती थी, ऊपर से ऐसे मजबूर लोग जो बेचारे जन्नात के सताए हुए होते थे, उनको हर मौसम में अपनी मदद के लिए आना ही पड़ता था। वो आए और आकर कहने लगे कि जब से हम लोगों ने अपने गलों में तावीज़ पहने हैं, अब हम लोग सुकून की नींद सोते हैं, वरना पहले आधी आधी रात गुजर जाती थी, हमें नींद नहीं आती थी। हम बहुत कोशिश करते थे लेकिन नींद आंखों से कोसों मील दूर होती थी। हर कोई अपने बिस्तर पर लेटा, अपनी चारपाई पर लेटा बाहर की खौफनाक आवाजें सुनता रहता था। हम लोग यही समझते थे कि शायद सब सो रहे हैं, लेकिन दर हकीकत कोई भी सो नहीं सकता था। अब हम ऐसे बेखबर होकर सोते हैं कि बाहर गिदड़ बोलते रहे या वो चुड़ैल, हम सुकून से सोए रहते हैं। लेकिन हमारे गलों में तावीज के बाद और कमरे में तावीज लगने के बाद वो अभी भी सहन से आवाजें देती है, वो अभी भी हमारे सहन के पास आती है, लेकिन अब वो कमरे के दरवाजों तक नहीं आती। लेकिन घर की छत के ऊपर से आवाजें आने लगी हैं। जो हमारे 2 कमरे हैं, उनकी छत के ऊपर रात के वक्त ऐसा लगता है कोई पत्थर लेकर बैठ जाता है और छत को तोड़ने की कोशिश करता है। छत के ऊपर से ऐसी आवाज आती है कि जिस तरह से कोई हथौड़ी से छत के ऊपर कील गाड़ रहा हो। सुबह उठकर देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता। शाह साहब ने कहा, मैंने भी यहाँ पर 3 दिन पढ़ाई की है। वो मखलूक जो है अपना रास्ता बदल जाएगी। ये हिफाजत का तावीज है। इस तावीज को काले कपड़े में बांधकर उस रख के ऊपर बांध दो। और एक ये पत्थर है, इस पत्थर के ऊपर मैंने हिसार कर दिया है। इस पत्थर को अपने घर की छत के ऊपर रख दो। ना तो वो घर की छत पर आएगी और ना ही तुम्हारे सहन में आएगी। लेकिन तुमने बाहर के हिस्से में हिसार बंदी फिर भी नहीं करनी। अब तुम्हें कमरे में भी हिसार बंदी की जरूरत नहीं है। अगर हिसार करना ही आयतुल कुर्सी का तो अपने ऊपर करो। और याद रखना कि तुमने घर उसकी गुजरगाह में बनाया है। अगर कभी तुम्हारे हालात ठीक हों तो इस जगह से घर को छोड़ जाना और गांव की आबादी के पास ही मकान बना लेना। लेकिन जिस मुद्दत तक तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है तो मुश्किल का शिकार हो, तब तक ये तावीज़ात तुम्हारी अल्लाह के हुक्म से जरूर मदद करेंगे। उसके बाद वो लोग चले गए। तकरीबन 1 माह के बाद वो लोग शाह साहब के पास दोबारा आए। उन लोगों को आकर ये बताना था कि हम लोगों ने दरख्त के ऊपर तावीज़ लगा दिया, काले कपड़े में बांधकर। उसके बाद वो हमारे सहन में नहीं आई, ना ही उसके रोने की आवाजें आई और ना ही सहन में हमें कोई निशानी मिली, वरना उसके वो लंबे, बहुत लंबे पैर हमारे सहन में ऐसे लगे होते थे जैसे गीली मट्टी वाली जमीन पर कोई चलकर आता है। और अब घर की छत के ऊपर से भी आवाजें नहीं आती। जब से वो पत्थर रखा है तब से घर की छत के ऊपर से कोई आवाज नहीं आई। इतना जरूर है कि घर के आसपास से खौफनाक आवाजें गूंजती हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया कि वो उनकी गुजरगाह है। तो रात के पिछले पहर में ऐसा लगता है कि बहुत सी औरतें एक जुट बनाकर बाहर से गुजर रही हैं। कभी उनके कदमों की आवाज घोड़े के टापों की तरह हो जाती है और कभी घुंघरू की छन छन, पायल की छन छन फिजा में गूंजती रहती है। लेकिन हमारे सहन में अब वो नहीं आती। एक रात मैंने जब आवाजें सुनी तो मेरी चारपाई खिड़की के पास ही थी। मैंने हल्की सी डरते डरते खिड़की खोलकर देखा तो वो काफी ज्यादा थी। काले लिबास में 6-7 औरतें थीं जो दूर वीराने की तरफ जा रही थीं। उनके कद बहुत लंबे थे और वो चलती चलती उसी अंधेरे में जैसे गायब हो गई। कीड़े के रोने की आवाजें अभी भी आती हैं।
वो बाहर आता है और आकर शोर मचाकर चला जाता है। बहुत से गीदड़ भागते दौड़ते हैं आसपास। अब हम लोगों को जब से आपने तावीज़ात दिए हैं एक खासा सुकून है। हमने सोचा कि आपसे दुआ करवा लें आकर कि हम लोगों को गांव की आबादी के पास एक खाली घर मिल रहा है। जिसका वो घर है उसने ये कहा है कि मेरे घर में तुम लोग रह सकते हो। वो शहर जा रहे हैं, उसके बदले में उसने ये कहा है कि हम लोग उनके खेतों की हिफाजत करें और जब उनकी फसल तैयार हो जाए तो उसकी कटाई करवा दें बस। और उन्होंने हमारे से कोई किराया वगैरह भी नहीं मांगा। तो अब हम लोग कुछ अरसे में उस घर में चले जाएंगे और गांव की आबादी का ये जो आखिरी मकान है इसको हम लोग छोड़ देंगे। शाह साहब ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है। शाह साहब ने कहा कि अब वो घर जैसे बना है उसको बने रहने देना, उस घर को तोड़ना मत, क्योंकि वहां पर हिफाजत के तावीज़ लगे हैं। कभी जिंदगी में जरूरत पड़ सकती है वापस उस घर में आने की। कभी कभार उस घर में भी जाना और उसकी सफाई सुथराई भी करते रहना, उसको बिल्कुल ही वीरान मत कर देना। कभी कभार वहां पर कुछ अरसे के लिए जाकर 1-2 दिन रह भी आया करना। वहां पर जाकर नमाज और कुरान पाक की तिलावत लाजमी करना। अगर उस घर को बिल्कुल वीरान और सुनसान कर दोगे, उस घर को बिल्कुल भूल जाओगे, तो उस घर में वो चुड़ैलें आफ्ते अपना बसेरा कर लेंगी। फिर जाकर भी वो वहां से नहीं जाएंगी। जो तुम लोगों के गले में हिफाजत के तावीज़ है वो तुम लोगों ने गले में ही रखने हैं, ताकि दोबारा कभी भी वो मखलूक़ात तुम लोगों को तंग ना कर सके। उन लोगों ने कहा कि हम लोग ऐसा ही करेंगे। हम लोग अपने उस घर में भी जाया करेंगे, उस घर में भी जाकर नमाज पढ़ा करेंगे, उस घर को भी खोला करेंगे, साफ सुथरा किया करेंगे। हम उसको बिल्कुल भी वीरान नहीं करेंगे। आपने जैसा कहा हम लोग वैसे ही करेंगे। फिर उन लोगों ने शाह साहब का शुक्रिया अदा किया और वो लोग वहां से चले गए। नाना जी बताते हैं कि शाह साहब ने बताया, अक्सर ऐसी जगह होती हैं जो सुनसान और वीरान होती हैं। वहां पर बहुत पुराने दरख्त भी होते हैं और दरख्त ना भी हो, कुछ जगह खाली मैदान होती हैं। वहां पर भी जिन्नात के गुजरगाह होते हैं, उनके काफले, उनके खानदानों के खानदान गुजरते हैं। फिर जब इंसान वो गुजरने के साथ साथ उन जगहों पर जाकर घर बना लेते हैं, आबाद हो जाते हैं उनके गुजरगाह में, उनके रास्तों में, फिर जब वो गुजरते हैं तो इंसानों को तंग करते हैं। इससे जब भी कोई जगह खरीदे, बिलखुसूस रहने की नीयत से, घर बनाने की नीयत से, तो ऐसी जगहों को सबसे पहले किसी साहिब इल्म को ले जाकर दिखा देना चाहिए कि अगर वहां पर कोई मखलूक हो, किसी का वहां पर बसेरा हो, किसी की गुजरगाह हो, तो वो आपको सही रास्ता दिखा सके कि यहाँ नहीं, इस जगह पर आप घर बना लें। बनाने के बाद, वहां पर आबाद होने के बाद जब जिन्नात इंसानों को तंग करते हैं तो वो इतना तंग करते हैं कि वहां पर इंसानों का आबाद होना बहुत मुश्किल हो जाता है। नाना जी हमेशा हमें ये बातें समझाया करते थे। कभी भी हम लोग अपने घर में भी अगर किसी ऐसी जगह पर चारपाई बिछाकर बैठते थे तो नाना जी हमें समझा देते थे कि ऐसी जगह पर नहीं बैठते। बैतुल खला के बिल्कुल सामने या उस सीध में, उस लाइन में भी कहते हैं कि जिन्नात की गुजरगाह होती है। वहां पर भी ना तो चारपाई डालकर बैठना चाहिए और ना ही सोना चाहिए। इसके अलावा अक्सर कहते हैं कि सीढ़ियों में जो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी होती है, जो बहुत एक बड़ी सीढ़ी रखी जाती है जिस पर लोग चढ़कर ऊपर वाले हिस्से में जाते हैं, वो भी जिन्नात की गुजरगाह मानी जाती है। कहते हैं कि वहां से भी अक्सर जिन्नात आते जाते हैं। उसके दरमियान भी कभी खड़े नहीं होना चाहिए और बैठना भी नहीं चाहिए। तो ये कुछ एहतियात हमें हमेशा नाना जी ने समझाई, जिनको हमने हमेशा अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर रखा। और ये थी नाना जी की एक कहानी। बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका। जैसे ये बात बिल्कुल ठीक है कि बड़ों की जो बातें होती हैं वो नसीहत होती हैं। बड़ों की हर बात में एक नसीहत छुपी होती है, क्योंकि वो सारे वक्त, वो सारे दौर वो गुजार कर आए होते हैं जिनसे हम लोग गुजर रहे होते हैं। अपने तजुर्बे की बिना पर वो हमें खबरदार रहने के लिए जो बातें समझाते हैं वो हमारे भले के लिए ही होती हैं। कभी भी अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को ये नहीं समझना चाहिए कि इन्हें तो पता ही नहीं है, हमें नए दौर का पता है। दौर बेशक नए हो गए हैं, बेशक जदीद हो गए हैं,
लेकिन चीजें सब वही की वही हैं। आज भी ऐसी जगह हैं जहां पर जिन्नात हैं, आज भी ऐसे हिस्से हैं जहां से जिन्नात गुजरते हैं। अगर हम लोग छोटी छोटी चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो बहुत से नुकसानात से बच सकते हैं। ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर ऐसी ही खौफनाक कहानियां आपको मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।